हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो सेल की ऑर्गेनेलीज करते करते आज हम उन ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे डेट दे हैव देयर ओन डीएनए, यानी कि सेल के अंदर इट सेल्फ खुद का डीएनए तो है ही, बट कुछ ऐसी ऑर्गेनेली भी है जिनके अंदर अपना खुद का डीएनए भी है। एंड उन ऑर्गेनेलीज के अंदर एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया एंड दूसरे का है प्लास्टिड्स। सो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सभी को पता, पावर हाउस ऑफ द सेल है ना? क्यों पावर हाउस है? बिकॉज इट मेक दी एटीपी, यानी कि जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो यही करते हैं। बताया किसने था या फिर ऑब्जर्व किसने किया था? इट इज ऑब्जर्व्ड बाय कोली एंड नेम्ड बाय बिंडा। तो कोली ने इसको देखा था सेल के अंदर, एंड जो बिंडा है उसने इसका जो है नाम दिया था। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखाई देती है? एक तो इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है, तो एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई इसकी, थोड़ी गोल बना लेते हैं। तो एक तो मेम्ब्रेन इसकी ये हो गई, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन भी है, एंड जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली कन्वोलेटेड है। एंड अगर कोई चीज़ कन्वोलेटेड होती है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इट टेंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सो अगर ये सरफेस एरिया बढ़ाना चाहने लग रही है तो ऐसा इसके अंदर क्या होना है? जैसे अगर आप हमारे लंग्स को देखें तो लंग के अंदर क्या है? ढेर सारे एलोलाई है, और एलोलाई के होने से क्या होता है? जो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है तो उसके अंदर विलाई काफ़ी ज़्यादा है, वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया जो बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से ये भी सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाने लग रहे हैं। तो एक बार पहले इसको लिख लेते हैं। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, एंड ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इसकी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसको इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं क्रिस्टा। तो क्रिस्टा या फिर इनर मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है। इनके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से सरफेस एरिया को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई? वेल, इनके अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीसोम्स। तो इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वाले ऑक्सीसोम जो है वो प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीसोम को देखें तो उसका एक हेड है, एक स्टाक है, एंड एक उसकी बेस है। सो पूरी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, एंड ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके इसलिए जो है कन्वोलेटेड है। आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो यहाँ पर ये ना हो करके अगर खाली एक लाइन होती, लेट से यहाँ पर केवल एक लाइन होती, तो कितने ऑक्सीसोम आ जाते? 1 2 3 4, ख़त्म, है ना? केवल 4 ही आते। लेकिन अगर ये कन्वोलेटेड है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? वेल, अगर ये कन्वोलेटेड है तो 1 2 3 4 तो ये इसी लाइन के अंदर आ गए, है ना? 5 6 7 8 9 10। लो बताओ, जहाँ पर 4 आते थे वहाँ पर कितने आ गए? 10 आ गए। तो इसी तरीके से सरफेस एरिया जो है बढ़ता है, एंड पूरी जो सेल है उसके अंदर यही चीज़ जो है प्रेजेंट है। तो एक बार हम ये जान लेते हैं कि अगर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को देखें तो उनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं पहले। आउटर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज पोरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट एक्सटीरियर टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ जो है ये प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। it is highly
impermeable because of its porous nature। तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारे पोर्स हैं एंड पोर होने की वजह से जो ये है पोरस होने की वजह से जो है कोई भी इसके अंदर या बाहर जो है आ सकता है। बट अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, इट हैज़ इक्वल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन जो है ऑलमोस्ट जो है वो बराबर से है। बराबर होने का कारण क्या है कि हाईली पोरस है, पोर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो पोर ज़्यादा अगर प्रेजेंट हो गए तो पोर तो प्रोटीन के बने होंगे, तो यानी प्रोटीन यहाँ पर ज़्यादा है, उनकी वजह से चैनल बनने लग रहे हैं एंड उसकी वजह से ही ये अंदर बाहर जो है वो होने लग रहे हैं। अगर हम दूसरी मेम्ब्रेन की बात करते हैं, दूसरी कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो है इट हैज़ more protein content than the phospholipid। तो फास्फोलिपिड के कंपैरिजन में फास्फोलिपिड के कंपैरिजन में प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक अलग प्रोसेस होती है। कौन सी बता सकते हैं? कौन सी होती है? ETC होती है ना। It has many proteins that is used in इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है तो उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो आते हैं। इसके अलावा इट इज़ हाईली इनफोल्डेड that increase the surface area for। अब ये जो चीज़ है इनको हम कहेंगे क्या? इनको हम कहेंगे ऑक्सीसोम। इनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीसोम, या F1 पार्टिकल जो है वो भी अलग से इसको बोल दिया जाता है, फॉर ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम के बारे में देखेंगे हम बाद में, ठीक है। इसके अलावा इट हैज़ कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन के अंदर जो ग्लिसराइड है उसके साथ में 4 फैटी एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो फास्फोलिपिड होता है उसके एक ग्लिसरॉल के साथ में 2 फास्फोलिपिड अटैच होते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने हैं? 4 हैं। 4 अगर फास्फोलिपिड अगर प्रेजेंट है एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ में, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ में, तो उससे क्या होता है? डेट मेक्स इम्परमिएबल टू आयंस। आयंस को लेकर इम्परमिएबल जो हो जाते हैं। इसी वजह से जो H का ग्रेडियंट है वो यहाँ पर बन पाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्डियोलिपिन जो है वो प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कार्डियोलिपिन यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट है, तो H जो है इसी वजह से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो पाते हैं एंड इसी वजह से प्रेशर ज़्यादा बन पाता है एंड इसी वजह से ऑक्सीसोम से जब बाहर निकलते हैं तो अल्टीमेटली ATP जो है वो प्रोड्यूस जो है वो करते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में जो है पता होना चाहिए। तो ये इतनी ज़्यादा पोरस नहीं होती। तो इट इज़ लेस पोरस। पोर जो है इसके अंदर कम होते हैं अगर हम कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन की कंपैरिजन के अंदर ये जो है कम पोरस जो है वो होती है। इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है एक बार हम उसको देखते हैं, बट इससे पहले हम ये देख लें कि ये ऑक्सीसोम जो है वो क्या चीज़ होती है। वैसे तो हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीसोम क्या है? अगर ऑक्सीसोम
ऑक्सीसोम के बारे में अगर पूछा जाए तो ऑक्सीसोम एक कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, इसके पास एक हेड है, एक उसकी नेक है, तो एक हेड है, एक नेक है, एक उसका बेस है जिसको स्टाक कहते हैं। तो ये इसका बेस है, ये इसकी स्टाक है और ये इसका हेड है। तो 3 पार्ट होते हैं ऑक्सीसोम के अंदर। बेस कहाँ पर है? बेस डेफिनेटली ये है। स्टाक यहाँ पे दिखाते नहीं है क्योंकि छोटा सा होता है। एंड हेड पार्ट कौन सा है? ये ऊपर वाला है। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो ऑक्सीसोम है हैज़ 3 पार्ट्स। बेस, पहला बेस विच अटैच्ड टू, किसके साथ अटैच है भाई? अटैच टू इनर मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है? दूसरा स्टाक है, या फिर इसकी नेक कह सकते हैं, स्टाक विच कनेक्ट हेड टू बेस। इनको अलग से F0 और F1 जो है वो भी कहते हैं, या फिर F1 पार्टिकल, यानी ऑक्सीसोम जो है उसको अलग से F1 पार्टिकल जो है वो भी बोल देते हैं। दोनों चीज़ एक ही है। इसके अलावा हेड पार्ट, हेड हैज़ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होते हैं इसके पास। एक ATPase एक्टिविटी और दूसरा H आयन का चैनल। तो 2 चीज़ होती है। तो जब भी हाइड्रोजन कोई यहाँ से यहाँ आर पार होता है तो इसका हेड जो है घूमता है। इट इज़ रोटेटेबल एंड इट रोटेट when H ion is passed from it। when 3 H ion passed from it, 1 ATP molecule फॉर्म। तो कितनी एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं? 1 एटीपी का मॉलिक्यूल जो है बनता है। तो 3 हाइड्रोजन आयन जैसे ही पास हो गए तो उससे क्या होगा? एक एडीपी पीआई के साथ कंबाइन हो जाएगी और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? एटीपी के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, तो चैनल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? बेस, स्टाक एंड हेड के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? तो इसके अंदर अपना खुद का जो डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, जो कि सर्कुलर होता है। तो इट हैज़ इट्स ओवन डीएनए। ठीक है, एंड इट आल्सो हैज़ इट्स राइबोसोम। तो इसके पास क्या क्या चीज़ है? एक इसके पास राइबोसोम है एंड एक इसके पास क्या प्रेजेंट है? अपना खुद का डीएनए जो है प्रेजेंट है। तो अगर किसी के पास डीएनए भी प्रेजेंट है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो डीएनए एक्सप्रेस हो सकता है एंड विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम इट कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। एंड डीएनए को मानते हैं कि डीएनए जो है कि ब्लूप्रिंट है कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, तो वो उसके डीएनए के ऊपर डिटरमाइन करता है। तो व्हाट इट मीन्स कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो चाहे कैसी भी है आज के टाइम पे, तो अल्टीमेटली वो इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर जीन ऐसे हैं। तो क्या न्यूक्लियस के डीएनए का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता? वेल, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बट द थिंग इज कि इसके पास अपना खुद का डीएनए क्यों है? एंड डीएनए भी कैसा है? सर्कुलर डीएनए है। नहीं तो नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके पास में अपना खुद का लीनियर डीएनए होता है, लेकिन इसके पास सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है किसके अंदर? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि क्या ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है? हो भी सकता है। ठीक है, यूकैरियोटिक तो नहीं लगती, क्योंकि यूकैरियोटिक होती तो इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस जो है वो होना चाहिए।
बट खुद का इसके पास प्रोटीन है, खुद का इसके पास राइबोसोम है, डीएनए है, तो अपना प्रोटीन खुद बना लेता है। तो इसका मतलब ये काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब हाफ। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, यानी हाफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेली। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम which make it independent, but it cannot live alone. That means DNA has only some information of protein for mitochondria, which makes it सेमी ऑटोनोमस। तो सेमी ऑटोनोमस क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए है एंड इससे ये खुद का अपना प्रोटीन जो है वो बना सकती है। एंड अगर इसको बाहर अगर रख देते हैं तो ये अकेली जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, इसको जो है मेन सेल जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, सेमी इंडिपेंडेंट है, यानी कि सेमी डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, कुल मिला के एक बात है। तो इसकी वजह से हमने वर्ड यूज़ किया है क्या कि ये सेमी ऑटोनोमस जो है वो होती है। इट हैज़ राइबोसोम विच इज़ 70S which found in bacteria for making protein. Hence, it is believed that mitochondria earlier was a bacterial cell, but when an eukaryotic cell engulfs it, then it undergo एंडोसिम्बायोटिक प्रोसेस। तो एंडोसिम्बायोटिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होगी वो इसको जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाई होगी। एंड चूँकि ये अपना खुद का डीएनए जो है वो रखे हुए है, व्हाट इट मीन्स, एंड वो भी कौन सा है, इसके पास सर्कुलर है एंड वो कैसा है, 70S राइबोसोम के साथ में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बैक्टीरियल सेल ही होनी चाहिए, बट चूँकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि शायद पहले इंडिपेंडेंट रही होगी एंड फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल ने कभी इसको इंगल्फ किया होगा लेकिन वो उसका डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो फिर इन दोनों के बीच में कुछ इस टाइप की रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होगी, जिसकी वजह से जो मेन न्यूक्लियस है सेल का वो इसके लिए कुछ प्रोटीन बनाता है एंड ये बदले में उसको जो है एनर्जी देती है। तो इस तरीके से प्रोसेस जो है इनके अंदर शायद चलती होगी। माइटोकॉन्ड्रिया के कई सारे फंक्शन हैं। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इट इज़ द पावर ऑफ द सेल, नंबर 1 फंक्शन। नंबर 2, इसके अंदर जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, सो इट इज़ यूज्ड इन दी एरोबिक रिएक्शन। नंबर 3 भाई जो एरोबिक रिएक्शन होती है उसके अंदर जो क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर कई सारे इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इसका मतलब इट इज़ साइट ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, जेंथोफिल हो सकता है, या फिर अलग से जो डीएनए के पायरिमिडीन जो है वो इसके अंदर जो है वो सिंथेसाइज हो सकते हैं। इसके अलावा दे आर आल्सो डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन।
तो बाइनरी फ्यूजन से भी जब ये डिवाइड करती है तो हम ये मान के चलते हैं तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल ही हो सकती है, एंड आज के टाइम पे ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती है। सो हमारी एक ऑर्गेनेली यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली को स्टार्ट करते हैं। सो हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एंड इनके अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है एंड 70s राइबोसोम होते हैं। तो डैट मीन्स दे आर आल्सो ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सो दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड organelle which have circular DNA and 70s ribosome. They divide by binary fission. It makes it semi autonomous organelle and believed that earlier they have independent एग्जिस्टेंस। तो ऐसा मान सकते हैं कि पहला कैसा होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। किस बेस से मानने लग रहे हैं? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम है, एंड अपने खुद ये प्रोटीन बना सकती है, तो इसी के बेस पे कहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जितने भी प्लास्टिड है वो बने किससे हैं? एक प्रोप्लास्टिड से हैं। तो एवरी प्लास्टिड्स इज made up of प्रोप्लास्टिड। तो प्रोप्लास्टिड से कितने टाइप के प्लास्टिड्स जो है बन सकते हैं? तो अगर हम इसकी कैटेगरी देखें तो हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। तो कुछ किताब जो है 3 अलग टाइप के जो है वो भी बना देती हैं। कौन कौन से हैं? एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो ग्रीन प्लास्टिड है वो कुछ इस टाइप की है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है, इसके अंदर जो है ग्रेना पाई जाती है जो कि एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, एंड उसके अंदर जो है फोटो रेस्पिरेशन एंड उसके अंदर जो है, हाँ वैसे फोटो रेस्पिरेशन भी होती है उसके अंदर, वैसे एक पार्ट होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट रिएक्शन जो है वो होती है, उसका स्ट्रोमा होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। तो सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पहले जो है पढ़ रखी है। क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड, तो ये कलर्ड प्लास्टिड होती है that attract the insect. They are of different color. तो ये डिफरेंट अलग अलग टाइप के कलर की जो है वो पाई जाती है, एंड उसी वजह से जो पत्ते हैं उनका कलर जो है अलग हो जाता है, या फिर जो फूल है उनका कलर जो अलग हो जाता है, बिकॉज दे हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो एज सच कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट के फर्दर जो है 3 कैटेगरी है भाई, एंड वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? एक है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जैसे अमाइल है, अमाइल का मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट को जो है वो स्टोर जो है वो करते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एलियोरोप्लास्ट।
तो एल्यूरोप्लास्ट क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, ये प्रोटीन को जो है स्टोर करते हैं। तो मेनली जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका वाइट कलर होता है, COL वाइट कलर होता है, एंड ये स्टोरेज के काम आते हैं, एंड स्टोरेज के बेस पे अलग अलग जो कैटेगरी जो है वो हो सकती है। ऐसे ही एक इलाइयो प्लास्ट जो है वो होता है, जो इलाइयोप्लास्ट है वो क्या करता है, वो स्टोर करता है, स्टोर STORE, ये स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, जो ऑयल है या फिर जो फैट जो है उसको स्टोर करता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़, दीज प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल, तो एक दूसरी के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो सकती है, ये इसके अंदर, वो जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है, तो सारी जो है एक दूसरे के अंदर जो है कन्वर्ट हो सकती है। एक अलग से और जो प्लास्टिड जो है वो बनती है, अगर मान लो क्लोरोप्लास्ट है, अगर उसको लाइट नहीं मिलती एंड वो काफ़ी बिना लाइट के जो है वो ग्रो करने लग रहा है, तो उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, उसको हम एटाइलोप्लास्ट जो है कहते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट उसको मिलती है देन वो जो है कन्वर्ट हो जाता है वापस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो मेनली ये जो हमारे क्रोमोप्लास्ट है या क्लोरोप्लास्ट है, ये जो हैं ये पाए जाते हैं फाउंड इन एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ प्लांट, एंड जो ल्यूकोप्लास्ट है वो पाए जाते हैं फाउंड इन अनएक्सपोज्ड पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये छुपे हुए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज के लिए जैसे ऑयल स्टोर करना होता है या फिर प्रोटीन स्टोर करना होता है या कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना होता है, तो उनको बाहर रहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर पिगमेंटेशन की बात करें तो वो तो सनलाइट को जो है अट्रैक्ट करेगा, यानी कि कैप्चर करेगा, या फिर जो इंसेक्ट जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसी वजह से वो बाहर जो है होनी चाहिए ताकि उनका ब्राइट कलर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिख सके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको पक्का दूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।